क्या है कि एक नए स्कूल या एक नए नेबरहुड में शिफ्ट होने पर शुरू में सब कितना अजीब लगता है। हाँ बिल्कुल। जोक्स अलग होते हैं, रूल्स लिखे नहीं होते और मतलब यू फील लाइक एन एलियन। राइट। वेल, उस फीलिंग का एक नाम है और वो एंथ्रोपोलॉजी का एक कोर कॉन्सेप्ट है। आज हम डाइव कर रहे हैं एंथ्रो टेस्ट कॉपी 2021 में फ्रॉम द यूपीएससी मेंस पेपर डेटेड 27 जून 2022। ओके। हमारा ब्रॉड माइक्रो थीम है कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। एग्जैक्टली। और वो जो आउटसाइडर वाली फीलिंग है ना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। राइट। वहां से हम एक्सप्लोर करेंगे कि डिफरेंट ग्रुप्स एक साथ कैसे रहते हैं, सोसाइटीज काम कैसे डिवाइड करती हैं और कैसे फैमिली मतलब किनशिप एक्चुअली पावर डिसाइड करती है। सब कनेक्टेड है दोस्त। यू बेट। तो आज का लर्निंग मैप ये है। हम कवर करेंगे कल्चरल शॉक, प्लूरलिज्म वर्सेस मल्टीकल्चरलिज्म, डिवीजन ऑफ लेबर, किनशिप एंड पावर और हंटर गैदरर्स की प्रॉब्लम्स। और ये सिर्फ सेक्शन ए है। एग्जैक्टली। इसके बाद हम इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस, फैमिली स्ट्रक्चर्स और ये भी देखेंगे कि क्या कल्चर सिर्फ ह्यूमंस में होता है। वाओ। सो रेडी फॉर अ रियली फास्ट बट सुपर क्लियर जर्नी। चलो पहला पॉइंट देखते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं उसी न्यू किड इन स्कूल वाली फीलिंग से। ऑफिशियल टर्म है कल्चरल शॉक। तो इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन क्या है? ये टर्म एंथ्रोपोलॉजिस्ट केलेवो ओबॉग ने कॉइन किया था। अच्छा। उन्होंने इसे डिस्क्राइब किया था एज द एंजाइटी एंड डिसओरिएंटेशन जो एक एथनोग्राफर फील करता है जब वो रिसर्च के लिए एक मतलब कंप्लीटली न्यू सोसाइटी में एंटर करता है। इसका कोई क्लासिक एग्जांपल है? ब्रोनिस्लाव मेलिनोस्की की पर्सनल डायरी जो उन्होंने ट्रबियन आइलैंडर्स के साथ रहते हुए लिखी थी। इट्स फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड कंफ्यूजन। मतलब कल्चरल शॉक का एक परफेक्ट रिकॉर्ड। और ये सिर्फ एक सिंगल फीलिंग नहीं है, राइट? इट हैपेंस इन स्टेजेस। राइट। इसके 4 की स्टेजेस हैं, याद रखना। पहला है हनीमून फेज, जब सब कुछ नया, एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग लगता है। ओके। फिर आता है फेज ऑफ अनसर्टेनिटी, जहां डिफरेंसेस प्रॉब्लम्स लगने लगती हैं। लैंग्वेज बैरियर्स, अजीब कस्टम्स, इट गेट्स टफ। आई कैन इमेजिन। ये वो पॉइंट है जब घर की याद आने लगती है। नेक्स्ट क्या है? थर्ड स्टेज है फेज ऑफ एडजस्टमेंट। आप धीरे धीरे समझने और अडेप्ट करने लगते हो, लोकल तरीके सीखते हो। और फाइनली आती है फेज ऑफ एक्सेप्टेंस। आप सिर्फ कोप नहीं कर रहे, यू आर कंफर्टेबल और उस नए कल्चर में इफेक्टिवली फंक्शन कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल सोचो, एक स्टूडेंट छोटे से टाउन से स्कॉलरशिप पर टोक्यो पढ़ने गया। ओके। शुरू में नियॉन लाइट्स, पोलाइटनेस, फूड सब अमेजिंग लगता है। ये है हनीमून। फिर अकेलापन, कॉम्प्लेक्स सबवे सिस्टम, लैंग्वेज बैरियर, ये सब हिट करता है। ये है अनसर्टेनिटी। मेक सेंस। धीरे धीरे दोस्त बनते हैं, थोड़ी जापानीज सीख लेता है, फेवरेट रामेन स्पॉट मिल जाता है। एडजस्टमेंट। एग्जैक्टली। और आखिर में टोक्यो एक सेकंड होम जैसा लगने लगता है। दैट्स एक्सेप्टेंस। परफेक्ट। तो आंसर के लिए इसे स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए? सिंपल 3 पार्ट फ्लो है। इंट्रोडक्शन, कालेवो ओबर्ग का नाम और डेफिनेशन, कोर लॉजिक, चारों स्टेजेस को एक्सप्लेन करो, मे बी एक सिंपल फ्लो चार्ट के साथ फॉर विजुअल इम्पैक्ट। और कंक्लूजन एथनोग्राफी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस मेंशन करो कि ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को कैसे डीपन करता है और कल्चरल रिलेटिविज्म समझने में हेल्प करता है। समझे? Practice saying cultural shock, as defined by Oberg, is a 4-stage process of adaptation, moving from a honeymoon phase through uncertainty and adjustment to final acceptance. Now pause and practice saying this part aloud. Mini recap. In short, cultural shock is the journey from feeling like a tourist to feeling at home in a new culture. Okay, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, प्लूरलिज्म एंड मल्टीकल्चरलिज्म। ये दोनों वर्ड्स मतलब इतने यूज होते हैं ऑफन इंटरचेंजेबली। हाँ, लेकिन ये सेम चीज बिल्कुल नहीं है। राइट। दोनों कॉन्सेप्ट्स ऐसी सोसाइटीज को डिस्क्राइब करते हैं जहां मल्टीपल एथनिक या कल्चरल ग्रुप्स हैं, लेकिन डिफरेंस डिटेल्स में है। इसे 3 लेयर्स में सोचो। Okay. पहला, स्टेटस ऑफ ग्रुप्स। प्लूरलिज्म का मतलब बस इतना है कि डिफरेंट ग्रुप्स कोएग्जिस्ट करते हैं, दैट्स इट। अच्छा। मल्टीकल्चरलिज्म ऑन द अदर हैंड एक्टिवली प्रमोट करता है इस आइडिया को कि इन ग्रुप्स का स्टेटस इक्वल होना चाहिए। सो कोएग्जिस्टेंस वर्सेस एक्टिव इक्वालिटी। गॉट इट। दूसरी लेयर क्या है? इंटरैक्शन। एक प्लूरल सोसाइटी में ग्रुप्स साइड बाय साइड अलग अलग बबल्स में रह सकते हैं विदाउट मच इंटरैक्शन। लेकिन मल्टीकल्चरलिज्म रिक्वायर्स इंटरैक्शन, डायलॉग और म्यूचुअल एंगेजमेंट। और तीसरा लेयर है टॉलरेंस वर्सेस एप्रिसिएशन। प्लूरलिज्म सिर्फ डिफरेंसेस को टॉलरेट करने की बात करता है। ओके। मल्टीकल्चरलिज्म एक स्टेप आगे जाता है। इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग एंड अप्रिशिएटिंग दोस डिफरेंसेस। ये बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन है। रियल लाइफ एग्जांपल, एक बीबीसी रिपोर्ट ने इंडियन सोसाइटी के लिए एक ब्रिलियंट एनालॉजी यूज की थी। एक थाली, अच्छा। हाँ, एक कटोरी में दाल, एक सब्जी, थोड़े चावल, एक चपाती। हर डिश अलग है, उसका अपना फ्लेवर है। ये है प्लूरलिज्म। Right. लेकिन सब एक ही प्लेट पर है और मील तभी कंप्लीट होता है जब आप उन्हें साथ में एंजॉय करते हो, मे बी थोड़ा मिक्स करके भी। ये है मल्टीकल्चरलिज्म। बहुत खूब। इंडिया में दोनों के एलिमेंट्स हैं। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? एक परफेक्ट आंसर यहाँ सिमिलैरिटी से शुरू होता है कि दोनों इंटरग्रुप रिलेशन से डील करते हैं। कोर लॉजिक के लिए एक कंपैरिजन टेबल बेस्ट रहेगा। ओके, कॉलम्स में 3 कॉलम्स, बेसिस प्लूरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, और बेसिस होंगे स्टेटस, इंटरैक्शन एंड एप्रिसिएशन। कंक्लूजन के लिए थाली एनोलॉजी इंडियन कॉन्टेक्स्ट को समराइज करने का एक पावरफुल तरीका है। प्रैक्टिस सेइंग व्हाइल प्लूरलिज्म इज द मियर कोएग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, मल्टीकल्चरलिज्म इज द एक्टिव एंगेजमेंट, अप्रिसिएशन एंड परस्यूट ऑफ इक्वालिटी अमंग देम। रिहर्स दिस। मिनी रिकैप। बेसिकली प्लूरलिज्म कहता है आई टॉलरेट योर एग्जिस्टेंस, जबकि मल्टीकल्चरलिज्म कहता है आई सेलिब्रेट योर एग्जिस्टेंस एंड वांट टू लर्न फ्रॉम इट। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो हर सोसाइटी को शेप करती है, कौन क्या काम करेगा।
लेट्स टॉक अबाउट द डिवीजन ऑफ लेबर, सिंपल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज को कंपेयर करते हुए। जिनको एंथ्रोपोलॉजिस्ट सिंपल या ट्रेडिशनल सोसाइटीज कहते हैं, वहां डिवीजन ऑफ लेबर काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। मतलब ये आमतौर पर दो चीजों पर बेस्ड होता है, एज एंड जेंडर। जैसे छोटे बच्चे शायद उनसे भी छोटे बच्चों का ध्यान रखें, जबकि एडल्ट्स हंटिंग या फार्मिंग जैसे टास्क हैंडल करते हैं। और मेन वुमेन के रोल्स भी डिफाइंड होते हैं। एग्जैक्टली लेकिन मॉडर्न कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में, जैसे हमारी, ये बिल्कुल अलग है। मेरा जेंडर ये डिसाइड नहीं करता कि मैं पॉडकास्टर बन सकती हूँ, और मेरी एज किसी बड़े या छोटे को सेम काम करने से नहीं रोकती। सही बात है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज में डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन पर बेस्ड है, राइट? ये आपकी एजुकेशन, आपके स्किल्स, एक्सपीरियंस और अवेलेबल टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करता है। सोचो, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक डॉक्टर, एक पायलट, ये रोल स्पेशलाइज्ड नॉलेज से डिफाइन होते हैं, एज या जेंडर से नहीं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मार्गरेट मीड ने इस पर लिखा था, है ना? हाँ बिल्कुल। उनकी अरपेश और कैम्पुली ट्राइब्स पर स्टडीज ने दिखाया कि काम के लिए जेंडर रोल्स भी कल्चरली कंस्ट्रक्टेड थे, बायोलॉजिकली फिक्स नहीं। और आज तो ये लाइंस और भी तेजी से ब्लर हो रही हैं। हाँ, वी सी मेन एंड वुमेन एंटरिंग फील्ड्स जो कभी एक दूसरे के लिए डोमिनेंट थे, वो पुराने रिजिड डिविजन्स टूट रहे हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस, इस आंसर के लिए स्ट्रक्चर एक डायरेक्ट कंपैरिजन है। इंट्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर को डिफाइन करो। ओके। कोर लॉजिक, दो अलग सेक्शंस बनाओ, एक सिंपल सोसाइटीज पर एज और जेंडर का बेसिस एग्जाम्पल के साथ, दूसरा कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज पर स्पेशलाइजेशन का बेसिस प्रोफेशंस के एग्जाम्पल के साथ। और कंक्लूजन में मार्गरेट मीड का काम लाओ टू शो कि ये रोल्स कल्चरल हैं, और मेंशन करो कि ये डिविजन्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कैसे बदल रहे हैं। practicing. Division of labor in simple societies is typically based on ascriptive criteria like age and gender, whereas in complex societies, it is based on achieved criteria like specialization and skill. मिनी रिकैप, इन शॉर्ट, कौन क्या काम करता है, ये आप कौन हो से शिफ्ट होकर आप क्या कर सकते हो पर डिपेंड करता है एज सोसाइटीज गेट कॉम्प्लेक्स। तो हमने काम की बात की, अब बात करते हैं पावर की। और कई सोसाइटीज में पावर का मतलब वोट्स या पैसा नहीं होता। तो क्या होता है? इट्स अबाउट योर फैमिली, किनशिप, आपके रिश्तेदारों का नेटवर्क, और पावर के बीच का कनेक्शन बहुत गहरा है। ये कैसे काम करता है? कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं? ओके, पहले इसे डिसेंट के थ्रू देखते हैं। आप अपनी लिनिएज कैसे ट्रेस करते हो। एक पैट्रीलिनियल सोसाइटी में पावर मेल लाइन से पास होती है, आमतौर पर सबसे बड़े बेटे को। राइट। लेकिन एक मैट्रीलिनियल सोसाइटी में ये फैसिनेटिंगली अलग है। पावर अक्सर माँ के भाई यानी मैटरनल अंकल के पास होती है। वाओ। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है मेघालय की खासी ट्राइब का सेम सिस्टम, जहां मैटरनल अंकल के पास सिग्निफिकेंट अथॉरिटी होती है। तो आपके पेरेंट्स कौन है, ये सीधे आपकी पावर एक्सेस को शेप करता है। और क्या तरीके हैं? वेल, सबसे आसान है मोनार्की। पूरा सिस्टम ही ब्लड लाइन्स या प्रोजेनी से पावर ट्रांसमिट करने पर बना है। फिर आता है लिनिएज क्लैन बेस्ड पावर, जैसे साउथ सुडान की न्यूअर ट्राइब अपनी पॉलिटिकल लाइफ लिनिएजेस के आसपास ऑर्गेनाइज करती है। अच्छा। या विनिपेगो रेड इंडियंस को देखो, जहां अलग अलग क्लैंस के पास स्पेसिफिक पावर्स थे। थंडरबर्ड क्लैन शांति के लिए इंचार्ज था, जबकि बेयर क्लैन डिफेंस के लिए। वाओ, ये तो ऐसा है जैसे अलग अलग सरकारी मिनिस्ट्रीज अलग अलग फैमिलीज चला रही हो। सो स्पेसिफिक। स्ट्रक्चर एनालिसिस, एक स्ट्रॉन्ग आंसर एक क्लियर डेफिनेशन से शुरू होता है, शायद एबरक्रॉम्बी जैसे सोशियोलॉजिस्ट से। कोर लॉजिक इन 4 पिलर्स पर बनना चाहिए: डिसेंट, मोनार्की, लिनिएज एंड क्लैन। और सबके साथ एग्जाम्पल जरूरी है। जरूर, कि यह है कि हर पिलर के लिए एक स्पेसिफिक नेम्ड एग्जाम्पल हो। खासी फॉर मैट्रिलिनियल डिसेंट, न्यूअर फॉर लिनिएज, विनिपेगो फॉर क्लैन फंक्शंस। कंक्लूजन में बस इतना लिखो कि किनशिप कई ट्रेडिशनल सोसाइटीज में एक फंडामेंटल पॉलिटिकल फ्रेमवर्क का काम करती है। Practicing. Kinship acts as a blueprint for power structures, determining authority through principles like descent, as seen in the Khasi's matrilineal system, and clan functions, as exemplified by the Winnebago. मिनी रिकैप, बेसिकली कई सोसाइटीज में आपका फैमिली ट्री ही आपका पॉलिटिकल रेज्यूमे है। चलिए, अब एक थोड़ा सीरियस टॉपिक लेते हैं। हंटर गैदरर कम्युनिटीज इंडिया की सबसे पुरानी कम्युनिटीज में से हैं, लेकिन आज उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। उनका पूरा वे ऑफ लाइफ मोबिलिटी पर बना है, बड़े टेरिटरीज में घूमकर फूड फाइंड करना। मेन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत हाई है। तो इससे एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। हाँ, दो सबसे बड़ी इश्यूज जो वो फेस करते हैं वो हैं डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। जिन फॉरेस्ट पर वो डिपेंड करते हैं वो श्रिंक हो रहे हैं, और उन्हें अक्सर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे डैम्स, माइंस और हाईवेज के लिए डिस्प्लेस कर दिया जाता है। उनकी जमीन और रिसोर्सेज छीने जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या हम किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को एज एन एग्जांपल देख सकते हैं? एब्सोल्युटली। ओडिशा के मनकीडिया ट्राइबल्स एक परफेक्ट केस स्टडी है। अच्छा। ट्रेडिशनली उन्हें मंकी कैचर्स के नाम से जाना जाता था, और वो सियाली फाइबर से रस्सियां बनाते थे। लेकिन फॉरेस्ट लॉज और डिफॉरेस्टेशन के कारण अब वो ये सस्टेन नहीं कर सकते। कई लोग सेमी फॉरेजर्स या डेली वेज लेबरर्स बनने पर मजबूर हो गए हैं, जिससे उनकी ट्रेडिशनल इकोनॉमी और कल्चर कंप्लीटली डिसरप्ट हो गया है। और सेंटिनलीज जैसे एक्सट्रीमली आइसोलेटेड ट्राइब्स का क्या? उनकी सिचुएशन और भी क्रिटिकल है। एलपी विद्यार्थी जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट में कंसेंसस ये है कि फोर्स्ड असिमिलेशन इज नॉट द आंसर। गोल अकोमोडेशन, उनके टर्म्स पर डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन विदाउट डिस्ट्रॉइंग देयर आइडेंटिटी की पॉलिसी होनी चाहिए। स्ट्रक्चर एनालिसिस, आपका इंट्रोडक्शन कोर कॉन्फ्लिक्ट को फ्रेम करना चाहिए। हंटर गैदरर मोबिलिटी वर्सेस इंडियाज हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है। कोर लॉजिक 2 डीज पर फोकस होना चाहिए: डिफॉरेस्टेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। मनकीडिया ट्राइब को एज अ केस स्टडी यूज करो इन प्रॉब्लम्स को इलिस्ट्रेट करने के लिए। कंक्लूजन में विद्यार्थी जैसे स्कॉलर्स के व्यूज मेंशन करो, एडवोकेटिंग फॉर अकोमोडेशन ओवर असिमिलेशन। प्रैक्टिस,
The primary threats to India's hunter-gatherer communities, such as the Mankidia, are deforestation and displacement, which disrupt their mobile subsistence patterns and force them into precarious new livelihoods. Mini recap. In short, the modern world is squeezing India's oldest communities out of existence by taking away their homes and resources. तो अब तक हमने देखा कि सोसाइटीज कल्चर, वर्क और किनशिप के थ्रू कैसे स्ट्रक्चर्ड हैं। अब हम थोड़ा और गहराई में जाते हैं, ये देखने के लिए कि वो अपने रिसोर्सेज कैसे मैनेज करती हैं। राइट। दिस ब्रिंग्स अस टू द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। जब हम इकोनॉमिक्स सोचते हैं तो मार्केट्स, प्रॉफिट और रैशनल चॉइसेस दिमाग में आते हैं। लेकिन क्या ये सब अमेज़न के किसी ट्राइबल सोसाइटी पर अप्लाई होता है? राइट। इस सवाल ने एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू की जिससे दो मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट बनी। सही कहा। पहला है फॉर्मलिज्म। हर्स्कोविट्ज जैसे थिंकर्स इसके चैंपियंस थे। उनका आर्गुमेंट था कि मॉडर्न नियो क्लासिकल इकोनॉमिक्स के कोर प्रिंसिपल्स जैसे स्कैरसिटी, चॉइस और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यूनिवर्सल हैं। ओके। वो किसी भी सोसाइटी पर अप्लाई किए जा सकते हैं, चाहे वो वॉल स्ट्रीट हो या एक छोटा सा गांव। उनके लिए इकोनॉमिक्स एक अलग या डिसएम्बेडेड स्फीयर ऑफ लाइफ है। ओके, तो फॉर्मलिस्ट्स कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल। इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है? काउंटर आर्गुमेंट है सब्सटेंटिविज्म, जिसे लीड किया ब्रिलियंट इकोनॉमिक हिस्टोरियन कार्ल पोलानी ने। उन्होंने कहा, नॉट सो फास्ट। सिंपल सोसाइटीज में इकोनॉमिक डिसीजंस एक वैक्यूम में नहीं लिए जाते। वो सोशल रिलेशनशिप्स, किनशिप और रिलीजन से गहराई से जुड़े होते हैं। मतलब आप इकोनॉमी को सोसाइटी से अलग नहीं कर सकते? बिल्कुल। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को एम्बेडेडनेस कहा। The economy is embedded within the social fabric. मॉलिनोव्स्की की कुला रिंग एक्सचेंज की स्टडी इसका परफेक्ट एग्जांपल है ना? Exactly. लोग वैल्यूएबल शेल नेकलेसेस और आर्म बैंड्स एक्सचेंज करते थे, लेकिन वो सोशल बॉन्ड्स बनाने और प्रेस्टीज के लिए था, प्रॉफिट के लिए नहीं। Exactly. यही फंडामेंटल डिफरेंस है। फॉर्मलिस्ट इकोनॉमी को डिसएम्बेडेड मानते हैं, सब्सटेंटिविस्ट एम्बेडेड मानते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस। इंट्रोडक्शन में कॉर डिबेट को इंट्रोड्यूस करो। बॉडी में फॉर्मलिज्म, हर्शकोविट्ज, यूनिवर्सल लॉज, डिसएम्बेडेड, और फिर सब्सटेंटिविज्म, पोलानी, एम्बेडेडनेस, सोशल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करो। एक कंपैरिजन टेबल यहाँ बेस्ट रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा टूल है। कंक्लूजन में आप पोलानी का न्यूआंस्ड व्यू ऐड कर सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड में दोनों सिस्टम्स कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। Practicing. The formalist school views economic principles as universal and disembedded, while the substantivist school, led by Polanyi, argues that in simple societies, the economy is embedded within social institutions. Mini recap. Is the economy a separate machine that works the same everywhere, formalism, or is it a part of the cultural engine shaped by local values, substantivism? Okay, quick fire round. हम कुछ रिश्तेदारों को चाचा और कुछ को मामा क्यों कहते हैं? इंग्लिश में दोनों के लिए अंकल क्यों यूज होता है? ये किनशिप टर्म्स क्या डिसाइड करता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्रोबर और लोई ने 9 डिटर्मिनेंट्स बताए थे। चलो मैं ओन्स कवर करते हैं। डिफरेंस इन जनरेशन, अपने फादर को अपने सन से अलग करना। ओके। कोलैटरलिटी, डायरेक्ट रिलेटिव, जैसे फादर को कोलैटरल जैसे अंकल से डिस्टिंग्विश करना। सेक्स ऑफ द किन, फादर और मदर में डिफरेंशिएट करना। और पोलैरिटी, टर्म्स का लिंक्ड होना, जैसे अंकल नेफ्यू एक दूसरे को इंप्लाई करता है। राइट। हर कल्चर इनमें से चुनता है कि कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। मिनी रिकैप। किनशिप टर्म्स एक सीक्रेट कोड है जो बताते हैं कि एक सोसाइटी फैमिली स्ट्रक्चर में क्या इंपॉर्टेंट मानती है। Practice saying the first 3 determinants: generation, collaterality, sex of kin. Next up, preferential marriage. मतलब पसंद की शादी नहीं। नहीं, इसका मतलब है सोशल रूल्स जो सजेस्ट करते हैं या प्रिफर करते हैं कि आपको किससे शादी करनी चाहिए। जैसे कजन मैरिजेस। कई सोसाइटीज में क्रॉस कजन, माँ के भाई का बच्चा या पापा की बहन का बच्चा से शादी करना प्रिफर्ड है। ये खासी और ओराओ ट्राइब्स में कॉमन है। अच्छा। 2 और क्लासिक फॉर्म्स है। लेवरेट, जहां एक आदमी अपने डिसीज्ड भाई की विडो से शादी करता है, और सोरोरेट, जहां एक विडोअर अपनी डिसीज्ड वाइफ की बहन से शादी करता है। मिनी रिकैप। These are not compulsory rules but social suggestions to keep property, power and family alliances intact. Rehearse, leverage is marrying a deceased brother's wife, sororate is marrying a deceased wife's sister. चलिए 3 मेजर लाइफस्टाइल्स कंपेयर करते हैं, हंटर गैदरर्स, पैस्टोरलिस्ट्स और इंटेंसिव एग्रीकल्चरलिस्ट्स। ये सोशली और कल्चरली कैसे अलग हैं? ओके, इसे इंक्रीजिंग सेटलमेंट और कॉम्प्लेक्सिटी के स्केल की तरह सोचो। हंटर गैदरर्स जैसे जरावा नोमैडिक होते हैं, छोटे बैंड्स में रहते हैं, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है और आमतौर पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ओके। पैस्टोरलिस्ट्स जैसे नीलगिरीज के तोड़ाज सेमी नोमैडिक हर्डर्स होते हैं। इनकी पॉपुलेशन थोड़ी बड़ी होती है और हर्ड्स के रूप में प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। और एग्रीकल्चरिस्ट्स? इंटेंसिव एग्रीकल्चरिस्ट जैसे मुंडाज और गोन्स हिस्टोरिकली वो पूरी तरह सेडेंट्री होते हैं। वो एडवांस टेक्निक्स यूज करते हैं, हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज, प्राइवेट लैंड ओनरशिप और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स जैसे chiefdoms या स्टेट्स होते हैं। Mini recap. How a society gets its food shapes everything else, from how many people can live together to who's in charge. Practicing. Hunter-gatherers are nomadic bands, pastoralists are semi-nomadic herders, and intensive agriculturists are sedentary state builders. Family simple लगती है, पर anthropologist इसे कई अलग-अलग एंगल से स्टडी करते हैं। मेन अप्रोचेस क्या है? कई हैं। L.H. मॉर्गन का एवोल्यूशनरी अप्रोच ने प्रपोज किया कि फैमिली स्टेजेस में इवॉल्व हुई, प्रोमिस्क्यूटी से मोनोगेमस फैमिली तक। राइट। G.P. मर्डॉक का फंक्शनल अप्रोच आर्ग्यू करता है कि फैमिली यूनिवर्सल है क्योंकि वो रिप्रोडक्शन और सोशलाइजेशन जैसे जरूरी फंक्शंस पूरे करती है। ओके। मार्क्सिस्ट अप्रोच फैमिली को एक इकोनॉमिक यूनिट की तरह दिखता है,
जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है बाय प्रोड्यूसिंग एंड कंडीशनिंग द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ वर्कर्स। और एक और है हाँ, फेमिनिस्ट अप्रोच, जो ट्रेडिशनल फैमिली को पैट्रियार्कल ऑपरेशन की जगह के रूप में क्रिटिक करता है। Mini recap. The family can be viewed as an evolving institution, Morgan, a vital social organ, Murdoch, an economic tool, Marx, or a battleground for gender politics, feminist. Rehearse. Morgan's approach is evolutionary, Murdoch's is functional, and Marx's is conflict-based. ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है। सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली, गवर्नमेंट या रिलीजन पत्थर की लकीर नहीं है, वो अडेप्टिव है। वो नए चैलेंजेस और जरूरतों को पूरा करने के लिए बदलते हैं। जैसे एक स्पीशीज अपने एनवायरनमेंट से अडेप्ट करती है। एग्जाम्पल दे सकते हैं? फैमिली एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब सोसाइटीज इंडस्ट्रियलाइज हुई तो खेत पर काम करने वाली बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली प्रैक्टिकल नहीं रही। राइट। तो छोटी मोबाइल न्यूक्लियर फैमिली कॉमन हो गई, उसने अडेप्ट किया। इवन रिलीजन अडेप्ट्स। बिल्कुल। देखो पैंडेमिक में कितनी रिलीजियस सर्विसेज ऑनलाइन चली गई अचानक से। एक फैसिनेटिंग केस स्टडी एब्राहम कार्डिनर के काम से आती है पॉलिनेशिया के मार्केजन्स पर। अच्छा। फूड शॉर्टेज के कारण उन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रैक्टिस किया, जिससे औरतों की कमी हो गई। तो मैरिज का इंस्टीट्यूशन अडेप्ट हुआ और पॉलीएंड्री, जहां एक औरत कई मर्दों से शादी करती है, कॉमन हो गया। Mini recap. Social institutions are not relics. They are living systems that constantly evolve to solve the problems of the society they serve. Practice saying, institutions adapt to environmental and social pressures as seen in the shift to nuclear families during industrialization. हमने किनशिप और पाउनर की बात की, लेकिन किनशिप जेंडर रूल्स के लिए भी रूल्स लिखती है, जैसे रूल्स ऑफ रेजिडेंस। Okay? एक पेट्रीलोकल सिस्टम में पत्नी अपने पति के गांव जाती है। वहां उसका रोल प्राइमरीली एक बहू के रूप में डिफाइंड होता है। लेकिन मैट्रीलोकल सिस्टम में जहां पति मूव करता है, पत्नी अपनी कम्युनिटी में रहती है और अक्सर ज्यादा सोशल इंपॉर्टेंस रखती है। और रूल्स ऑफ डिसेंट का क्या? वो भी उतने ही जरूरी हैं। पेट्रीलिनियल सोसाइटीज में मर्दों को अक्सर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और वारिस माना जाता है, जबकि औरतों को लीनियज आगे बढ़ाने के लिए वैल्यू किया जाता है। और मैट्रिलिनियल में? मैट्रीलिनियल सोसाइटीज में हालांकि ये सिंपल रिवर्सल नहीं है। औरतों के रोल्स इकोनॉमी और लीनियज में कहीं ज्यादा सेंट्रल और पावरफुल होते हैं। Mini recap. Kinship isn't just a family tree, it's a social script that tells men and women what roles to play. Rehearse. Patrilocal residence and patrilineal descent typically assign different gender roles than matrilocal and matrilineal systems. Right. Redistribution एक ancient tribal concept जैसा लगता है, जहां एक chief food collect करके लोगों को वापस देता है। क्या ये आज exist करता है? बिल्कुल करता है, बस ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में। अच्छा। कार्ल पोलानी ने इसे एक सिस्टम के रूप में डिफाइन किया, जहां रिसोर्सेज एक सेंट्रल अथॉरिटी पर पूल किए जाते हैं और फिर से बांटे जाते हैं। राइट। कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में ये हर लेवल पर होता है। ग्लोबल लेवल पर आपके पास WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेशनल लेवल पर इंडिया का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS इसका एक मैसिव एग्जांपल है। और सोसाइटल लेवल पर NGOs और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी इसी प्रिंसिपल पर फंक्शन करते हैं। Mini recap. Redistribution has evolved from tribal feasts like the potlatch to modern welfare states and global aid organizations. Practice saying, contemporary redistribution is seen in systems like the PDS at the national level and the WHO at the global level. हमने फैमिलीज को स्टडी करने के तरीकों पर बात की, लेकिन वो शुरू कैसे हुई? इसकी कुछ की थ्योरीज हैं। हमने LH मॉर्गन की एवोल्यूशनरी स्कीम पहले ही मेंशन की। राइट। एक और शुरुआती आइडिया था थ्योरी ऑफ सेक्स कम्युनिज्म, जिसका आर्गुमेंट था कि शुरुआती इंसान प्रोमिस्क्यूअसली रहते थे और फैमिली मर्दों के स्पेसिफिक औरतों पर राइट्स एस्टैब्लिश करने के लिए बनाई गई थी। ये थोड़ा डेटेड लगता है। और थ्योरीज? हाँ, वेस्टरमार्क की थ्योरी ने सजेस्ट किया कि ये मेल की पॉजिटिव इंस्टिंक्ट और अपने साथी और बच्चों को प्रोटेक्ट करने की इच्छा से आया। लेकिन एक ज्यादा बैलेंस्ड व्यू राल्फ लिंटन से आता है, जिन्होंने एक मल्टी फैक्टर थ्योरी प्रपोज की। उन्होंने कहा कि फैमिली कई जरूरतों के कॉम्बिनेशन से उभरी। लॉन्ग टर्म इन्फेंट डिपेंडेंसी, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर और रेगुलर सेक्सुअल कंपेनियनशिप की जरूरत। Mini recap. Theories on the family's origin often trace it back to fundamental human needs for regulating sex, caring for children, and organizing economic cooperation. Rehearse. Morgan proposed an evolutionary sequence for the family's origin, while Linton offered a multi-factor explanation. दो और डिफिकल्ट वर्ड्स जो सेम लगते हैं पर बहुत अलग हैं, एनकल्चरेशन और ट्रांसकल्चरेशन। इनकल्चरेशन अपना पहला कल्चर सीखने का प्रोसेस है। अच्छा। ये वो प्रोसेस है जिससे एक बच्चा उस सोसाइटी की लैंग्वेज, वैल्यूज और कस्टम सीखता है जिसमें वो पैदा हुआ है। ये वो प्रोसेस है जो आपको आप बनाता है। राइट। ट्रांसकल्चरेशन दूसरी तरफ तब होता है जब एक इंसान जो पहले से इनकल्चरेटेड है एक नए कल्चर से एक्सपोज होता है। ये एक टू वे एक्सचेंज है। और ये एक्सचेंज अच्छा या बुरा हो सकता है, राइट? एग्जैक्टली। ये पॉजिटिव हो सकता है जहां आप नए आइडियाज अपनाते हैं और अपने कल्चर को एनरिच करते हैं, या ये नेगेटिव हो सकता है जिससे कॉन्फ्लिक्ट और रेजिस्टेंस हो, जिसे कॉन्ट्राकल्चरेशन कहते हैं। जैसे इंडिया में ब्रिटिश के खिलाफ ट्राइबल रिवोल्ट्स। एग्जैक्टली, वो इसका एक पावरफुल एग्जांपल था। Mini recap. Inculturation is learning the culture you're born into. Transculturation is the process of cultural exchange and change when different cultures meet. Practice saying, enculturation is a child learning social norms. Transculturation is an immigrant and the host society influencing each other. कई सोसाइटीज में शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं है,
ये एक इकोनॉमिक अलायंस भी है। इसे अलग अलग ट्रांजैक्शंस के थ्रू फॉर्मलाइज किया जाता है। ज्यादातर लोग डाउरी जानते हैं, ब्राइड की फैमिली से ग्रूम की फैमिली को गिफ्ट्स, लेकिन उतना ही कॉमन है ब्राइड प्राइस या ब्राइड वेल्थ, जहां ग्रूम की फैमिली ब्राइड की फैमिली को सामान या पैसे देती है। और भी फॉर्म्स होते हैं ना? हाँ, ब्राइड सर्विस भी है, जहां सामान देने के बजाय ग्रूम ब्राइड की फैमिली के लिए एक टाइम तक काम करता है। अच्छा। और गिफ्ट एक्सचेंज भी होता है दोनों फैमिलीज के बीच, और यहाँ तक कि फीमेल एक्सचेंज, जहां फैमिलीज आपस में बेटियों की शादी करती हैं। Mini recap. Marriage transactions are socio-economic practices that compensate a family for the loss of a member and solidify the new kinship alliance. Rehearse. Bride price, bride service, and dowry are three distinct forms of economic transactions related to marriage. चलिए एक बहुत मॉडर्न टॉपिक लेते हैं। दुनिया के कई हिस्सों में मैरिज रेट्स कम हो रहे हैं और लिव इन रिलेशनशिप्स बढ़ रहे हैं। इस पर एंथ्रोपोलॉजिकल टेक क्या है? इसके कारण इकोनॉमिक और कल्चरल फैक्टर्स का मिक्स है। औरतों की बढ़ती इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। राइट। अर्बनाइजेशन जो मोबिलिटी को प्रायोरिटाइज करता है, और इंडिविजुअलिज्म का जनरल राइज भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। कई लोग अब ट्रेडिशनल मैरिज को अपनी फ्रीडम और करियर पर एक रिस्ट्रिक्शन की तरह देखते हैं। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट लिव इन रिलेशनशिप्स को कैसे देखते हैं? ये बस एक नया ट्रेंड है? जरूरी नहीं, कई लोग इसे एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस, जिसे ट्रायल मैरिज कहते हैं, का मॉडर्न फॉर्म मानते हैं। अच्छा। हाँ, ये कई ट्रेडिशनल सोसाइटीज में पाया जाता है, जहां एक कपल फॉर्मल शादी से पहले अपनी कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने के लिए कुछ टाइम साथ रहता है। कोई एग्जांपल? हाँ, राजस्थान के गरासिया ट्राइबल्स में डापा सिस्टम है, जहां एक कपल भागकर साथ रह सकता है और शादी तभी फॉर्मलाइज होती है अगर चीजें ठीक चलती हैं। Mini recap. The rise of live-in relationships isn't necessarily a rejection of marriage, but can be seen as a modern, urban version of the anthropological concept of trial marriage. Practice saying, anthropologically, live-in relationships can be interpreted as a form of trial marriage, a practice seen in societies like the Garasia tribals. ये एक बड़ा सवाल है, क्या हम कल्चर वाली अकेली स्पीशीज हैं या एनिमल्स में भी कल्चर होता है? ये क्लासिक डिबेट है। ह्यूमंस के यूनिक होने के अगेंस्ट आर्गुमेंट प्राइमेटोलॉजिस्ट जैसे W.C. मग्रू से आता है। वो ऐसे प्राइमेट्स की तरफ पॉइंट करते हैं जो लर्न्ड बिहेवियर शो करते हैं, जो जनरेशन से पास डाउन होता है। Jane Goodall की स्टडीज? हाँ, बिल्कुल। जेन गुडॉल की फेमस स्टडीज ने दिखाया कि चिंपांजीज टूल्स यूज करते हैं, जैसे टर्माइट्स पकड़ने के लिए स्टिक्स, और कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर्स में एंगेज करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि ये कल्चर का एक बेसिक फॉर्म है। तो ह्यूमंस के यूनिक होने के फेवर में क्या आर्गुमेंट है? की आर्ग्यूमेंट जिसे लेस्ली वाइट जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने दिया, एक चीज पर आके रुकता है, सिंबल्स। अच्छा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सच्चा कल्चर सिंबॉलिक लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, चीजों को आर्बिट्ररी मीनिंग्स असाइन करने की एबिलिटी। ओके। एनिमल्स के पास सिग्नल्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ ह्यूमंस के पास सिंबल्स हैं। हम पास्ट, फ्यूचर और जस्टिस या लव जैसे एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज के बारे में बात कर सकते हैं। माइकल टोमासेलो इसमें ऐड करते हैं कि हमारे पास एक दूसरे के नॉलेज पर बिल्ड करने की यूनिक एबिलिटी है, जिसे वो रैचेट इफेक्ट कहते हैं। Mini recap. The debate over whether culture is uniquely human hinges on the definition. If culture is just learned behavior, then animals have it. If it requires complex symbolic language, then it's ours alone. Rehearse. Arguments against human uniqueness cite primate tool use, while arguments for it emphasize our unique capacity for symbolic language. और फाइनली जल्दी से उन सोसाइटीज को समराइज करते हैं जो फूड प्रोड्यूस करती हैं, ना कि सिर्फ गैदर। ब्रॉडली वो 3 कैटेगरीज में आती हैं। पैस्टोरलिस्ट हर्डर्स होते हैं, वो अक्सर नोमैडिक या सेमी नोमैडिक होते हैं। लो पॉपुलेशन डेंसिटी और उनकी वेल्थ उनके एनिमल्स में होती है। हॉर्टिकल्चरिस्ट स्मॉल स्केल गार्डनर्स होते हैं, वो ज्यादा सेडेंटरी होते हैं, सिंपल टूल्स जैसे हो यूज करते हैं, और उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है। और लास्ट एग्रीकल्चरिस्ट लार्ज स्केल फार्मर्स होते हैं, वो पूरी तरह सेडेंटरी, एडवांस टूल्स जैसे प्लाव यूज करते हैं, बहुत हाई पॉपुलेशन डेंसिटीज को सपोर्ट करते हैं और सरप्लस प्रोड्यूस करते हैं, जिससे ट्रेड, सिटीज और स्टेट्स बनते हैं। Mini recap. Food producing societies exist on a spectrum of intensity, from nomadic herding, pastoralism, to small scale gardening, horticulture, to surplus generating farming, agriculture. Practice saying pastoralism, horticulture, and agriculture are 3 main types of food production, each with distinct demographic and economic features. Wow, that was a sprint through the fundamentals of socio-cultural anthropology. हमने कितने सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया। हाँ, और सबसे अच्छी बात यह है कि सब एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। चलो एक सुपर क्विक रिकैप करते हैं हमारे ब्रॉड माइक्रो थीम का। कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हमने देखा, कैसे इंडिविजुअल्स कल्चरल शॉक के थ्रू नए एनवायरनमेंट्स में अडैप्ट करते हैं, और कैसे डाइवर्स ग्रुप्स प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म के अंदर कोएग्जिस्ट करते हैं। राइट। कैसे किनशिप और फैमिली सिर्फ बायोलॉजी नहीं, बल्कि पावर, जेंडर रोल्स और सोशल स्ट्रक्चर की नींव है। बिल्कुल। कैसे एक सोसाइटी का सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी उसके पॉलिटिक्स से लेकर पॉपुलेशन साइज तक सब कुछ शेप करता है, और फॉर्मुलिस्ट्स वर्सेस सब्सटेंटिविस्ट की ग्रेट डिबेट। और फाइनली हमने मैरिज ट्रांजैक्शंस, लिव इन रिलेशनशिप्स का राइज, और क्या कल्चर खुद यूनिकली ह्यूमन है जैसे कॉम्प्लेक्स इश्यूज को देखा। परफेक्ट। अब हमारे लिसनर्स के लिए कुछ स्ट्रक्चर प्रोब्स। इन आइडियाज को पक्का करने के लिए थोड़ा सोच लो। 1. आप थाली एनालॉजी का यूज करके प्लूरलिज्म और मल्टीकल्चरलिज्म का डिफरेंस एक दोस्त को कैसे समझाओगे? अच्छा सवाल है। 2. किनशिप एंड पावर के आंसर में आप खासी और विनेबैगो के अलग अलग पावर स्ट्रक्चर्स को विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करोगे? राइट। 3. फॉर्मलिज्म और सब्सटेंटिविज्म को कंट्रास्ट करने के लिए एक सिंपल 2 कॉलम चार्ट कैसे बनाओगे? इजी।
4. आप ट्रायल मैरिज के एंथ्रोपोलॉजिकल आइडिया को लिव इन रिलेशनशिप्स पर मॉडर्न डिबेट से कैसे कनेक्ट करोगे? इंटरेस्टिंग। 5. डिवीजन ऑफ लेबर एक्सप्लेन करते वक्त सिंपल और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के बीच का कॉन्ट्रास्ट सबसे क्लियर तरीके से कैसे दिखाओगे? और आखिरी 6. एल.एच. मॉर्गन की फैमिली एवोल्यूशन थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए एक सिंपल टाइमलाइन कैसे ड्रॉ करोगे? और अब आज का चैलेंज। कोई एक सोशल इंस्टीट्यूशन चुनो जिससे आप रोज इंटरैक्ट करते हो, आपका स्कूल, आपकी फैमिली या आपका फ्रेंड सर्कल। 5 मिनट सोचो, उस इंस्टीट्यूशन में ऐसा कौन सा एक रूल या कस्टम है जो पिछले कुछ सालों में अडेप्ट या चेंज हुआ है? आपको क्या लगता है वो क्यों चेंज हुआ? जस्ट ऑब्जर्व एंड थिंक। इट्स अ फन एक्सरसाइज। और एक आखिरी प्रोवोकेटिव थॉट। हमने देखा कि सोशल इंस्टीट्यूशंस हमेशा अडेप्ट करते रहते हैं। अगर ये सच है तो क्या इसका मतलब है कि मैरिज या फैमिली जैसा कोई इंस्टीट्यूशन कभी सच में आउटडेटेड नहीं हो सकता? क्या वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होते रहेंगे या एक दिन गायब हो सकते हैं? इस सोच के साथ हम आज की चर्चा यहीं खत्म करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक नए सेट ऑफ आइडियाज के साथ। कीप लर्निंग।